गाइस, हम में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल 2 दिन से ज़्यादा फॉलो किया होगा। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम जो 34 इयर्स पुराना था, हम उसे फॉलो करते आ रहे थे हर साल। बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, कल रात को 29 जुलाई को पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये न्यूज़ सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई थी अराउंड 9 o'clock या 10 o'clock। बट मैं उस टाइम न्यूज़ पे एक्टिव नहीं थी, तो मुझे पता चला था जब मैंने अपना फ़ोन उठाया था नेक्स्ट बार, आई गेस 3 o'clock या 3:30। तो उस टाइम जब मैंने पढ़े जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, माय गॉड, इतने मार्वलस रिफॉर्म्स हैं ये। मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे कि जब हम स्कूल, मतलब मैं तो अभी भी स्कूल में हूँ, अभी जाना नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोविड-19। और वैसे भी मैं 12th स्टैंडर्ड में, तो सिर्फ कुछ ही महीने रह गए, उसमें भी स्कूल नहीं जा पा रहे, वो अलग टेंशन है। बट जैसे कि आप हो, तो कुछ व्यूअर्स होंगे मेरे जो स्कूल जाते होंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में नहीं होंगे ऑफ कोर्स, जो आगे भी स्कूल जाएंगे जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, और कुछ जो पास आउट हो चुके होंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि ऐसे लिखो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और क्या ड्रॉबैक्स हैं वो लिखो। डिबेट्स होती थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, स्पीचेस देनी होती थी। तो जो भी पॉइंट्स हमने गूगल से टीप के लिखे होंगे ना एस्से में, और गूगल से टीप के बोले होंगे अपनी डिबेट्स में और स्पीचेस में, ऐसे मान लो कि वो सारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने सारे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने ब्रॉड की पॉइंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉट डाउन कर लिए हैं, जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले स्कूल रिफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कॉलेज रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्कूल रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं। स्कूल रिफॉर्म में सबसे पहला और सबसे प्रायर पॉइंट कि पहले राइट टू एजुकेशन सिर्फ 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए था, बट अब उसको एक्सटेंड करके 3 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, विच इज़ अ रियली नोबल थिंग। और पहले 10+2 जैसी चीज़ होती थी, लाइक फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे हम, और उसके बाद 11 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी चूज़ हम डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। बट अब 10+2 जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है 5+3+3+4। सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैं भी कंफ्यूज हुई थी, बट इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। जैसे कि 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे का, मतलब 8 साल मतलब 5th स्टैंडर्ड उसका। तो जब बच्चा 3 से लेकर 8 साल तक का बच्चा होता है, जब वो स्कूल में होता है, तो उसके लिए बहुत ही क्रूशल डेवलपमेंटल स्टेज होता है उतना पीरियड। तो उसके लिए 5th स्टैंडर्ड तक मदर टंग ही यूज़ की जाएगी पढ़ाने के लिए, कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी। उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, अगर वो कर्नाटका में रह रहा है तो उसे कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा 5th स्टैंडर्ड तक। अगर वो यूपी में रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो उसको हिंदी में बताया जाएगा। तो ऐसे करके रीजनल लैंग्वेज में 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सेकेंडली, उनकी जो NCERT फ्रेमवर्क डेवलपमेंट है, मतलब NCERT फ्रेमवर्क डेवलप करेगा जो हर 5 से 10 साल के लिए चेंज होता रहेगा। हर 5 से 10 साल वो चेंज होगा, अपडेट होता रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि 34 इयर्स के बाद अपडेट आ रहा है दोबारा, जैसे कि इस बार हुआ था। तो हर 5 से 10 साल बाद चेंज होता रहेगा। अब आते हैं 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चे के लिए। तो जब 8 साल का बच्चा होता है तो वो फिर 6th स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो 6th स्टैंडर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उन्हें कोडिंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, विच इज़ आई गेस द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आई एम रिग्रेटिंग राइट नाउ कि मैं थोड़ा बाद में क्यों नहीं पैदा हुई, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें कोडिंग तो इंट्रोड्यूस करी जाएगी, प्लस उनके लिए वोकेशनल लर्निंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी, ऑक्यूपेशनल, या जैसे हम कह सकते हैं लोक विद्या। मतलब उनसे छोटे छोटे टास्क कराए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा एक ऐसा गेम सा आता था, मतलब वो गेम भी नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट बॉक्स आता था
साइंस एक्सपेरिमेंट्स लिख कर उस पर। तो एक मुझे याद है मैंने अपने बचपन में किया था, जैसे टैप है उसमें से पानी आ रहा है तो उसके अराउंड कुछ कुछ करके वो पानी बेंड हो जाता था। तो वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत फ़न होते थे और उनके पीछे एक चिट आती थी, उनमें उसकी साइंस भी लिखी रहती थी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों को स्कूल में कराई जाएंगी ताकि उनको उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस समझ में आए। और हर सब्जेक्ट के लिए है ये, तो उनके पीछे थोड़ा सा साइंस समझ में आए, प्लस मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग हो उनका। वो ऐसा ना हो कि वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे और वोकेशनल लर्निंग दी जाएगी। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्लस उनके लिए इंटर्नशिप्स होंगी, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जैसे कि इंडिया में होता है कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, हम पूरे दिन सो रहे हैं घर पे, ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं। तो यहाँ पे भी यही इंट्रोड्यूस करा जाएगा एंड आई गेस इट्स अ वेरी यूनिक थिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स, क्योंकि ये कंसेप्ट कभी भी इंडिया में नहीं आया था इंटर्नशिप्स का, वो भी इतने छोटे बच्चों की इंटर्नशिप्स का। हमने इंटर्नशिप्स सुना था कि अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट लोग कॉलेज में करते हैं और उसके बाद जिन्हें कॉलेज में नहीं मिलती है वो फिर कॉलेज के बाद करते हैं। बट 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए इंटर्नशिप्स, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। और आई डोंट नो इस पे बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, बट आई थिंक दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेट। इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे थोड़ा जानेंगे दुनिया के बारे में, और ये आई गेस बहुत ही एक अच्छा रिफॉर्म लाया गया है। प्लस संस्कृत सारे स्कूल लेवल्स में इम्प्लीमेंट होंगी। बट एक चीज़ है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं होगी। जैसे कि अगर आपके स्कूल में हिंदी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है और इन केस आपको नहीं पढ़नी है तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो। सेम एज विद संस्कृत, अगर संस्कृत वैसे सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करी जाएगी, बट अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, आप मना कर सकते हो कि हमें नहीं पढ़नी है और फिर आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले सब्जेक्ट्स होते थे मुझे याद है कि 1st से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS इन्वायरमेंटल साइंस और GK मॉरल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स थे मेरे। तो अगर उसमें से मुझे हिंदी ड्रॉप करना है तो मैं हिंदी ड्रॉप कर सकती हूँ। इंग्लिश तो मैं नहीं ही बोलूँगी कि कोई ड्रॉप करे, हिंदी भी नहीं ड्रॉप करनी चाहिए वैसे। वैसे मैं इन सब बातों में नहीं जाऊँगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और यस, फॉरेन लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करी जाएगी, तो अगर आपको ऑप्ट करनी है तो आप कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। लैंग्वेजेस के लिए आपका अपना से है, अगर आपको लेनी है तो आप लो, आपको नहीं लेनी है तो आप नहीं लो। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग रिफॉर्म रहा है 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए और 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो पहले क्या होता था कि 10th के बाद जब हमारे बोर्ड्स ओवर हो जाते थे तो हमको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते थे हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, कि आपको कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस लेनी है या आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। ये 3 प्रायर ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स हमारे बंटते थे। बट अब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़नी है हिस्ट्री के साथ तो आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो हिस्ट्री के साथ। आई कांट बिलीव राइट नाउ। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है सोशियोलॉजी के साथ प्लस आपको मैथ्स भी लेनी है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यार शिट, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ था 10th स्टैंडर्ड में, जब मुझे इस रिफॉर्म की नीड फील हुई थी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में क्या हुआ था कि मुझे मैथमेटिक्स और साइंस तो शुरू से ही पसंद नहीं है, मेरे पास है भी ह्यूमैनिटीज़। हालांकि इस वजह से नहीं है मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है मेरा करियर क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ चाहिए। बट जैसे जैसे मैं बोर्ड्स करीब आते गए और मैं पढ़ रही थी मैथ्स और साइंस, तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो मैं तो यही मैं चाहती ये थी कि मेरे मेन सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ ही रहें, बट अगर मैं ऑप्शनल में अगर साइंस पढ़ सकूं या मैथ्स पढ़ सकूं, ऑब्वियसली उसके नंबर नहीं जुड़ने चाहिए, बट अगर मैं पढ़ सकूं जस्ट कि मेरी क्यूरोसिटी के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता। बट नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि ग्रुप्स में बटे हुए थे सब्जेक्ट्स। बट अब ऐसा नहीं है, आपको जो पढ़ना है
आप पढ़ सकते हो, आपकी फ्री विल है, कोई आपके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर रहा। और इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कोई स्ट्रीम लेने के लिए, कि अगर किसी बच्चे का सपोज साइंस में इंटरेस्ट है बट उसे ह्यूमैनिटीज़ दिलाई जा रही है, क्यों? क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो। तो क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं बट उसको साइंस चाहिए, बट उसके घर वाले उसे ह्यूमैनिटीज़ दिला रहे हैं, तो वो अब पहले तो कुछ नहीं कर सकता। अब या तो वो खुद लड़ेगा, खुद मार खाएगा, उसके बाद मार खा खा के साइंस लेगा, या फिर पेरेंट्स की मान के ह्यूमैनिटीज़ ले लेगा। अब वो इंटरचेंज कर सकता है। अब अगर से वो कुछ सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के उठा ले, कुछ पेरेंट्स की खुशी के लिए साइंस के उठा ले। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्म मुझे लगा। और 11 से लेके 14 साल और 14 से लेके 18 साल के बीच में करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा, और वोकेशनल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता था हर साल के बाद, तो अब ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें सिर्फ मार्क्स नहीं लिखे होंगे। मतलब अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपोर्ट कार्ड से पहले हम एग्ज़ाम्स देते हैं, तो जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 3rd, 5th और 8th क्लास के बच्चे के लिए होगा। जी हाँ, नहीं, बिलीव मी, सच कह रही हूँ मैं। 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए बच्चे के लिए एग्ज़ाम होगा सिर्फ, और जो बाकी क्लासेस होंगी उनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे, उनके स्किल बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को परखा जाएगा, उनके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को परखा जाएगा, उनकी स्किल्स को परखा जाएगा, एनालिटिकल उनके उसको परखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनसे लिखवाया जाएगा 20-20 पेज, उनसे ऐसे नहीं लिखवाए जाएंगे। बाकी सारी क्लासेस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे, और 3rd, 5th और 8th ग्रेड तक के बच्चे के थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होंगे प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स। मतलब अब पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी, अब ऐसा थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, हाँ, रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड में ये भी लिखा जाएगा कि आपका बच्चा कौन सी स्किल्स में अच्छा है, कौन सी स्किल्स में अच्छा नहीं है। ये पहले भी एक हद तक लिखा जाता था बट उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, बट अब उसे मार्क्स की जितनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरी चीज़ कि जो NIOS और ओपन स्टेट स्कूल्स होते हैं वो ये 3rd, 5th और 8th ग्रेड तक की फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेकेंडरी फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं 10th, 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं कि जो डिसएडवांटेज रीजन्स होते थे, डिसएडवांटेज कास्ट्स भी जैसे होती थी, जैसे कि SCs हो गए, STs हो गए, तो इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो, और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा पूरा। स्कॉलरशिप पोर्टल है इनके लिए, और ऐसे इनके लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। और क्योंकि कोविड-19 के चलते हमने देख ही लिया कि डिजिटल लर्निंग की कितनी इंपॉर्टेंस हो चुकी है अब 21st सेंचुरी में, तो इसके लिए वेबसाइट्स बनाई गई हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों को। और जहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, वहाँ पे डिवाइसेस पहुँचाए जाएंगे, इक्विपमेंट्स पहुँचाए जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो हायर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, उनके लिए भी होलिस्टिक डेवलपमेंट इम्पोज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बस साइंस साइंस साइंस, ऐसा नहीं है। उनको थोड़े से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, थोड़े से इधर उधर के सब्जेक्ट्स, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उनका। तो बट जो हायर इंस्टीट्यूशंस ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे उन्हें पीनलाइज कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो अब कंपलसरी हो गया है, बट अब देखते हैं कि कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है ये। तो हमारा स्कूल का ख़त्म हो गया, अब हम कॉलेज का स्टार्ट करेंगे। तो कॉलेज में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जो हमारे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम स्कूल ख़त्म करते ही हम जिन प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं, तो अगर उनमें से 1 साल बाद या 2 साल बाद, जनरली वो 3 से 4 साल तक के होते हैं, अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमें किसी रीज़न की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ता है,
तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो जब हम दोबारा उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमें फ़र्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर फर्स्ट ईयर में हमने छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद तो हमें वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे उस कॉलेज का। उसके बाद अगर हमने सेकेंड ईयर के बाद छोड़ा तो हमें डिप्लोमा दे देंगे, थर्ड ईयर के बाद तो बैचलर्स। तो ऐसे ऐसे करके और हम कभी भी रीजॉइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मल्टीपल एग्जिट्स है वहाँ पे और इंडिपेंडेंट एग्जिट्स है। अगर आपको कहीं भी जाना पड़ जाता है, कॉलेज आपको छोड़ना पड़ जाता है, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। और प्लस क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि फ़ीस बढ़ जाती है तब तक जब तक आप वापस ज्वाइन करने का सोचते हो, और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ़ीस भी फिक्स्ड कर दी जाएगी, इसका भी प्रपोज़ल चल रहा है। फ़ीस भी फिक्स कर दी जाएगी और एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स जारी किए जाएंगे। इन एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स का क्या मतलब है कि जितने भी कोर्सेज आप कंप्लीट करोगे, जितने भी रिसर्चेज आप कंप्लीट करोगे, तो वो सब आपके बैंक में क्रेडिट्स के तरह जमा हो जाएंगी। और जैसे कि अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो, आप किसी और हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो वो आपके क्रेडिट्स देखेंगे। मतलब वो एक तरीके से आपका स्कोर कार्ड होगा कि अभी तक आपने कितनी क्वालिफिकेशंस ली, कितने आप अच्छे हो अपनी स्किल्स में, कितने आप पढ़ाई में अच्छे हो। तो इस तरीके से एक आपका स्कोर कार्ड होगा। और डिजी लॉकर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। डिजी लॉकर का तो हमने अभी भी यूज़ देख लिया था जब 10th और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आए थे, तो वो डिजी लॉकर पे भी आए थे, प्लस cbsc.nic की वेबसाइट पे भी आए थे। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पहले से फ़ीस फिक्स्ड कर दी जाएगी। जैसे ऐसे होता था, स्कूल्स में भी होता था और ऐसे कॉलेजेस में भी होता था कि फ़ीस हाइक होती थी। मतलब साल के बीच में ही फ़ीस बिल्कुल ऐसे बढ़ा दी। अगर फ़ीस ए है तो उसको बढ़ा के फ़ीस सी कर दी, तो इतने एक्सटेंड तक फ़ीस बढ़ जाती थी, जो कि अब नहीं बढ़ेगी। साल के पहले ही या उस कोर्स के पहले ही फ़ीस फिक्स करके बता दी जाएगी और आर्बिट्री फ़ीस वो नहीं बढ़ाएंगे, जो कभी भी एकदम से ऐसे बढ़ाते थे। अब हाँ, अब टीचर्स के लिए भी, क्योंकि इतने सारे रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, तो टीचर्स के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, बिकॉज़ उन्हें ही तो पढ़ाना है। अब उन्हें पता होना चाहिए कि उनको कैसे पढ़ाना है, तो उनके लिए भी कुछ रिफॉर्म्स आए हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं टीचर्स के लिए, और उन स्टैंडर्ड्स को उन टीचर्स को मीट करना पड़ेगा ताकि वो उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ा पाएँ। बट इसकी बहुत मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिग्री की। जैसे कि अगर आपने 4 साल का बीएड प्रोग्राम भी किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद बस ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, आप पढ़ाते कैसे हो बच्चों को, और स्कूल आपको लेता है या नहीं लेता है, तो वो सारी चीज़ें फिर डिफरेंट हो जाती हैं। उसके बाद आईआईटी मैंने आपको बता दिया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ मूव किया है। और अगर वो हायर एजुकेशन और आईआईएम वगैरह अगर वो इन सारे इम्प्लीमेंटेशंस को नहीं मानते हैं तो उन्हें पीनलाइज कर दिया जाएगा। गाइज़, अब ये देखना बाकी है कि जितने भी एफ़र्ट्स प्रॉमिस किए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स प्रॉमिस किए गए हैं, ये कितनी जल्दी और कितने हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं, कितनी डिसिप्लिन से इम्प्लीमेंट होते हैं। ऑब्वियसली हम एक सडन इम्प्लीमेंटेशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द सेशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट सेशन से इम्प्लीमेंट होंगी ये सारी गाइडलाइंस। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को भी टाइम चाहिए, टीचर्स को भी टाइम चाहिए, जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनके साथ अडेप्ट होने के लिए। बट येस, इन द नियर फ्यूचर आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छी सिचुएशन हो सकती है हमारे एजुकेशनल सेक्टर की, एंड आई होप हो जाएगी। एंड आई वेरी वेल एंड होल हार्टेडली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड विश ईच वन ऑफ अस बेस्ट ऑफ लक। एंड till then, I'll meet you in my next video. Keep smiling and bye. Thanks for watching. इसमें सीट्स बढ़ा दी गई हैं। इसमें 3.5 करोड़ सीट्स ऑल आ रहा है हर साल। हम उसको फॉलो करे ले रहे थे।